गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल बात शुरू की थी प्रोसेस कॉस्टिंग पे। सो वंस एक बार फटाफट से वापस बात कर लें। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ काम में आती है? जहाँ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे वो प्रोडक्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से पास ऑन होता है और फाइनली फिनिश्ड गुड्स में जाके सेल आउट होता है। एक प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट। नॉर्मली processes transfer their output to next process on cost. नॉर्मल लॉस यदि प्रोसेस में होगा तो उसका वैल्यूएशन होगा स्क्रैप की सेलिंग प्राइस पे, और एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका वैल्यूएशन होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। यदि हमारा एक्चुअल आउटपुट हमारे एस्टिमेटेड आउटपुट से ज्यादा आ जाता है तो हमारे लिए एबनॉर्मल गेन है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमने बात किया कि यदि उसी प्रोसेस के बीच में कहीं पे हर प्रोसेस का फिनिश्ड आउटपुट पूरा का पूरा नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर नहीं होता है तो वहां हमारे पास स्टॉक बचेगा। तो ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ खास नहीं करना है, मेनली पहले चीज समझें। ये प्रोसेस वन है। इस प्रोसेस वन ने इस प्रोसेस के अंदर 40,000 यूनिट्स इनपुट दिए गए। एज यू कैन सी 40,000 यूनिट्स का इनपुट दिया गया और फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है 39,000 यूनिट का। सब नॉर्मल लॉस विल बी देयर और सब एबनॉर्मल लॉस यदि होगा तो यहाँ पे हो सकता है नॉर्मल लॉस है इसमें 2%, तो कुछ एबनॉर्मल लॉस वट जो भी है, लेकिन आउटपुट कितना आया 39,000। लेकिन इस प्रोसेस में 4,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक का ऑलरेडी रखा हुआ था एंड दैट इज ऑफ फिनिश्ड प्रोसेस, फिनिश्ड स्टॉक। 39 बनाया, 4 ऑलरेडी था, टोटल कितना हो गया 43 में से 3 क्लोजिंग इन्होंने रख लिया। इसका मतलब इधर ट्रांसफर कितना हुआ होगा 40,000 ट्रांसफर होगा। दैट इज द पॉइंट। ये बात, ये बस ये वाला पार्ट हमें एक्स्ट्रा डिस्कस करना है। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज 39। दिस प्रोसेस हैज 4,000 यूनिट इन इट्स ओपनिंग स्टॉक and it transfer 40,000 to the next process after retaining 3,000 as closing stock. नहीं, it is not work in progress, it is finished process, it is finished stock, completed stock की बात कर रहे हैं। ये completed part of stock है। अब कंसर्न सिर्फ इतना सा है यहाँ हमारे पास कि जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रोसेस में प्रोडक्शन किया है उसका कॉस्ट हमें पता है, उसका कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो ओपनिंग आया वो किस कॉस्ट पे आया है? ओपनिंग का कॉस्ट आया है 90 पैसा पर यूनिट। जो इस प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक रखा है 4,000 यूनिट का, उसकी कॉस्ट है 90 पैसा। यानी लास्ट ईयर जब इस पे काम हुआ होगा, जब प्रोडक्शन कॉस्ट आई होगी 90 पैसे पर यूनिट की कॉस्ट आई होगी, जिसपे हम ओपनिंग लेकर आए। ड्यूरिंग द ईयर जो हमने प्रोसेस किया, जो नया बनाया, मान लेते हैं उस नए बनाए हुए की कॉस्ट 1 रुपी आ रही है फॉर नाउ। अब 3,000 क्लोजिंग में बचा है, ट्रांसफर कितना हुआ है 40। हमें ये पता करना है कि ये जो एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट, कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए, बात खत्म हो गई। हमें ये पता करना है कि ये जो 40 हमने नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर किया है ये कौन सा है। ये ओपनिंग 4 प्लस 36 ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वाला है, या पूरा का पूरा तो हो ही नहीं सकता 1000 ओपनिंग और 39 प्रोसेस वाला है, या एवरेज। हमारे पास 3 मेथड पढ़ के आए हम बार बार, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। इफ वी फॉलो फीफो तो इस 40,000 में हम ये मानेंगे 4,000 तो ओपनिंग वाला है 90 पैसे पे और 36,000 ड्यूरिंग द ईयर वाला है 1 रुपी वाला, और जो क्लोजिंग बचा वो पूरा का पूरा करंट ईयर प्रोडक्शन में से बचा है। वैल्यूएशन मिल गया हमें क्लोजिंग स्टॉक का। यदि हम लीफो मानते हैं
तो 39,000 जो हमने ट्रांसफर किया है वो करंट ईयर वाला है और 1,000 ओपनिंग में से गया, और ये जो 3,000 बचा हुआ है ये पूरा का पूरा ओपनिंग वाला है। और एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हम लीफो को बिल्कुल ही लो क्वालिटी का मानते हैं, रिग्रेटेड है, उससे हम छोड़ के जाते हैं, हम बात हमेशा फीफो की करते हैं। तीसरा वेटेड एवरेज, कुछ नहीं करो सर, 4,000 को 90 पैसा, 39,000 को 1 रुपी, ऐड करो डिवाइडेड बाय 43,000, नया वेटेड रेट आ गया, उसी पे ट्रांसफर हुआ है, उसी पे क्लोजिंग। तो कॉन्सेप्ट वही है जो हम मटेरियल में पढ़ के आए हैं, LIFO FIFO वेटेड, दैट इज द एडिशनल पार्ट ऑफ दिस स्टॉक कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल। मतलब प्रोसेस वैसे ही बनेगा जैसे बना के आए थे, आउटपुट वैसे ही निकलेगा, बस मैं उस आउटपुट को नेक्स्ट प्रोसेस में ना ले जाके पहले उसको गोडाउन में ले आऊंगा, मैं उसे प्रोसेस ए के वेयर हाउस में, प्रोसेस ए के स्टॉक में ले आऊंगा, और वहां उसका फाइनली प्राइस वैल्यूएशन करके फिर आउटपुट को नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाऊं। इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट, बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट फटाफट। प्रोसेस ए, टू इनपुट, इनपुट दिया है हमने यहाँ पे 40,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर यूनिट, 16,000 मटेरियल लेबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मटेरियल टू लेबर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 8 12 200 3,080 by normal loss. नॉर्मल लॉस इन दिस प्रोसेस इज 2% ऑफ इनपुट, और उसका सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज पर 100 यूनिट, यानी 10 पैसा पर यूनिट। नॉर्मल लॉस इज 2% ऑफ इनपुट और उसकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज पर 100 यूनिट, मतलब 10 पैसा यूनिट हो गई 2%। बाय प्रोसेस ए स्टॉक 39, तो डेफिनेटली अब नॉर्मल लॉस आ रहा है 200 यूनिट का। यहाँ अब उतना ज्यादा हर चीज कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आपको पता चल रहा है, देखते ही नॉर्मल लॉस आ रहा है। 40,000 का इनपुट था, 800 का नॉर्मल लॉस था, 39 का आउटपुट आया तो 200 का सॉरी प्रोसेस लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस।
39,280 रुपीज 1 पर यूनिट कोइंसिडेंटली assumption मेरी 1 रुपी की थी वही आ रही है रुपीज 1 पर यूनिट इज इट क्लियर कोई डाउट हो तो बोलिएगा क्वेश्चंस कर चुके हो आप लोग इस बेसिक पार्ट के 1 रुपी पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ रही है यहाँ पे यहां बनाएंगे हम प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक 90 पैसा के रेट पे 4,000 यूनिट 3,600 रुपीज का लेकर आए टू प्रोसेस ए 39,000 यूनिट 1 रुपी की रेट पे 39,000 रुपीज का लेकर आए बाय प्रोसेस बी एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 3,000 रखने का है इसका मतलब 40,000 नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हुआ है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं 4,000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था 39,000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर प्रोसेस करके हम यहां लेकर आए और उसमें से 3,000 क्लोजिंग स्टॉक में बचा यानी 40,000 हमने नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर किया होगा नाउ द प्राइसिंग कॉन्सेप्ट क्या क्वेश्चन हमें कोई प्राइसिंग मेथड दे रहा है stock on 30th September are to be valued at the cost as per the month process account ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन उस मंथ में जो प्रोडक्शन हुआ उसकी कॉस्ट पे करना है यानी फीफो की बात कर रहा है ये कह रहा है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका वैल्यूएशन इस मंथ में जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है उस पे करना है यानी 1 रुपी पे करना है 1 रुपी पे इसे वैल्यू कर दीजिए और बैलेंसिंग फिगर से 40,000 की कॉस्ट निकाल दीजिए क्यों मेहनत कर रहे हैं बैलेंस निकाल दो खत्म हो गया 39,600 वेरीफाई करना है ये 40,000 यूनिट्स जो नेक्स्ट प्रोसेस को हमने ट्रांसफर किया ये 40,000 यूनिट्स में क्या था 4 ओपनिंग का और 36 करंट का 4 ओपनिंग की वैल्यू 3,600 36 करंट की वैल्यू 36,000 टोटल 39,600 बोलो गाइस है कोई प्रॉब्लम दिस इज द स्टॉक वाला पार्ट वेटेड बोलता तो क्या करते हम यहाँ वेटेड भी डिस्कस करेंगे यदि ये वेटेड बोलता तो क्या करते यहां से कॉस्ट निकालते 42,600 डिवाइडेड बाय 43,000 यहां से कॉस्ट निकालते द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द गोडाउन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल इन द स्टॉक यहां से कॉस्ट निकालते और यहां से जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट पे ही नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होगा और उसी कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा बोलो व्हाट डू यू थिंक इज इट क्लियर ये है
स्टॉक वाला पार्ट, प्रोसेस स्टॉक, यानी प्रोसेस में फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा है। ये तो प्रोसेस में फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा है, लेकिन यदि WIP का स्टॉक बचेगा तो क्या होगा? नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ WIP। जो हमारे साथ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी साथ चल रहे हैं, तो हम याद होगा कि FM में इस तरह की एक बात कर चुके हैं। कहीं याद आ रहा है? वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, वहां जब हम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे थे तो एक समस्या आई थी, जब WIP यूनिट्स की फॉर्म में दिया हुआ था। लेकिन हमें ये पता है कि WIP जब होता है तो उस पे पूरा कॉस्ट इनकर्ड नहीं होता, क्योंकि वो किसी ना किसी मिडिल स्टेज पे होता है, नॉट एग्जैक्टली एट द मिडिल स्टेज। वहां हमने डिस्कस किया था कि WIP का स्टेज, जैसे एग्जांपल लिया था, यदि मैं 1000 यूनिट्स बनाना शुरू कर रहा हूं, 100 पेयर ऑफ शूज बनाना शुरू कर रहा हूं, वही कॉमन एग्जांपल जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इसमें से 700 पेयर ऑफ शूज बन चुके हैं और 300 पे 1 लेग ही बना है, 1 लेग का काम बाकी है। और यदि मैं कहूं कि इस 1000 को बनाने में अभी तक 10,500 रुपए खर्च हो चुके हैं, इन 500 को बनाने में 10,500 रुपए मेरा खर्च हो चुका है, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? ने क्या बात किया सर, 700 तो पूरा बन चुका है ना, लेकिन ये जो WIP है ये अभी पूरा काम इस पे नहीं हुआ है। अब यहां हम समझने की कोशिश करें कि ये 301 लाख शूज बने हैं, 301 लाख के शूज बने हैं। Can I say that 301 lakh shoes are equal to 150 pair of shoes? तो मैंने इस WIP को फिनिश गुड्स के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दिया कि ये WIP है ना सर, ये 50% काम हो चुका है। यदि इस पे 50% काम हो चुका है तो वी कैन से कि 150 पे 100% काम के बराबर होगा या नहीं होगा? 300 की WIP यूनिट का 50% वर्क विल बी इक्वल टू 150 पे 100% वर्क। एग्री? तो अब यहां हम ये बोल सकते हैं कि यदि मैं इक्विवेलेंट फिनिश यूनिट्स की बात करूं तो मेरे पास 850 इक्विवेलेंट फिनिश यूनिट्स पे काम हो चुका है। आर यू गेटिंग इट? हम WIP यूनिट्स को इक्विवेलेंट टू फिनिश यूनिट कन्वर्ट कर दें on the basis of the work has been completed on WIP। WIP पे 50% काम हुआ था, 300 यूनिट का WIP था, 50% काम हुआ था, मैं अज्यूम कर रहा हूं 150 यूनिट पे 100% काम हो गया, तो मेरे पास 100% काम कंप्लीट हुई हुई कितनी यूनिट्स हो गई? 850। ये हो गया मेरा पहला पार्ट। क्या कर रहे हैं हम? WIP यूनिट्स को इक्विवेलेंट टू फिनिश यूनिट्स कन्वर्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्लीटेड और कंप्लीशन स्टेज ऑफ WIP। अब इसके बेसिस पे मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूं। पार्ट नंबर 2 हम कैलकुलेट
तो सेकेंड पार्ट पे हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब पर यूनिट कॉस्ट आ गई आपके पास, तो 700 जो फिनिश्ड यूनिट है पर यूनिट कॉस्ट पे उसका वैल्यूएशन हो गया, और WIP का वैल्यूएशन होगा 150 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, दोनों वैल्यूएशन। अब जब WIP का वैल्यूएशन आ गया, ये तो पर्पस था, जॉब डन, यही काम करना है। अब ये तो मैंने सिंपली बोल के निकल गया, बहुत सारी चीजें। पहला पॉइंट, ये सर जो 10,500 का कॉस्ट है, इसके अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और जरूरी नहीं है कि ये जो WIP है ये मटेरियल भी 50% है, लेबर भी 50% है, ओवरहेड, तो इनकी कंप्लीशन डिग्री या स्टेज अलग अलग हो सकती है। तो रादर देन कैलकुलेटिंग ऑन टोटल कॉस्ट, मैं इस टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स कर दूंगा अलग अलग, और हर कंपोनेंट के लिए इक्विवेलेंट यूनिट अलग से निकालूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बेसिस से वैल्यूएशन कर लेंगे। फिर यहां पे प्रॉब्लम ये आती है इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने में, ओपनिंग WIP भी तो आया होगा, ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोडक्शन किया वो पूरा हो गया होगा, नॉर्मल लॉस हुआ होगा तो उस पे कितना काम हुआ होगा, यदि अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो उस पे कितना काम हुआ होगा, वो कितना कम स्टेज पे जाके लॉस हुआ, अभी तक तो माना नॉर्मल लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, लेकिन जरूरी तो नहीं है। मैं यदि बीच में एबनॉर्मल लॉस पता कर लूंगा तो बीच में एबनॉर्मल लॉस पता कर लूंगा तो एबनॉर्मल लॉस पे कितना काम हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कंप्लीशन स्टेज अलग से हो सकती है। फिर ओपनिंग वाला पहले कंप्लीट हुआ या ड्यूरिंग द ईयर वाला पहले कंप्लीट हुआ, फीफो लिफो एवरेज, ये सारे कंपोनेंट को मर्ज करें। लेकिन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, कहां से जाना है, इक्विवेलेंट यूनिट से जाना है, इक्विवेलेंट यूनिट के बेसिस पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है एंड अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन करना है। चलिए, एग्जैक्टली बेटा, हाँ बिल्कुल, सब कुछ इक्विवेलेंट यूनिट पे जाएगा। सब कुछ इक्विवेलेंट यूनिट पे जाएगा। पहले तो स्टेप बाय स्टेप बात करें, स्टेप लिखते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स। ऑल कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअली, हर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट का इंडिविजुअली इक्विवेलेंट यूनिट्स, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स चाहिए फॉर मटेरियल, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स चाहिए फॉर लेबर एज वेल एज फॉर ओवरहेड्स। अब यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट जब हम निकालने जाते हैं तो कुछ अजम्पशंस होती हैं हमारी, उसके लिए हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन चाहिए कि कौन कितना कंप्लीट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कौन कितना कंप्लीट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब किस यूनिट पे
इस साल कितना काम हुआ है, बेस्ड एंड ऑफ द ईयर नहीं, एंड ऑफ द पीरियड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईयर एंड पीरियड। हम एक 3 मंथ पीरियड के लिए कर रहे हैं, 1 मंथ पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली पीरियड स्टार्ट और पीरियड एंड का बेसिस रहेगा बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इक्विवेलेंट यूनिट इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब किसके लिए क्या डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज किया जाएगा, किसके लिए क्या डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज किया जाएगा? तो यहां पे भी दो पार्ट है। एक, आप प्रोसेस 1 की बात कर रहे हो। जब प्रोसेस 1 की बात करते हैं तो प्रोसेस 1 में एक ही मटेरियल होता है। प्रोसेस 1 में एक ही मटेरियल होता है जो इनपुट की फॉर्म में डाला है। जब प्रोसेस 2 की बात करते हैं, दो मटेरियल हो सकते हैं। एक जो प्रोसेस 1 से आया है उसमें मटेरियल है, 2 जो प्रोसेस 2 में एक्स्ट्रा डाला है उसका मटेरियल है। हो सकते हैं दो मटेरियल। हर मिडिल प्रोसेस में, हर इंटरमीडिएट प्रोसेस में दो मटेरियल पॉसिबल है। 1 में हमेशा एक मटेरियल होगा, बट 2 में, 3 में, 4 में हमेशा दो मटेरियल हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से जो इनपुट आया है उसमें तो मटेरियल डेफिनेटली होगा जो 1 वाला है। 2 में भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डलता है, तो मटेरियल भी दो तरह के हो गए। हाँ, अभी देखते हैं, बात करते हैं। तो यहां पे मटेरियल दो हो सकते हैं कब? जब हम इंटरमीडिएट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पहली चीज। और इंटरमीडिएट प्रोसेस में भी एक्स्ट्रा मटेरियल गया है, मान के चलते हैं जाएगा। बिना मटेरियल तो कहीं भी पूरी प्रोसेस फॉलो नॉर्मली होता नहीं, कुछ तो डलाया ही होगा, उसमें लगाया ही होगा। तो अब उन सारे कंपोनेंट का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होना चाहिए? तो कंपोनेंट क्या क्या है मेरे पास? मैं यहां अभी बात कर रहा हूं फीफो मेथड से। सबसे पहले ओपनिंग WIP फॉर मटेरियल 1, फॉर मटेरियल 2, फॉर लेबर एंड ओवरहेड। क्या option हो सकती है? ओपनिंग WIP क्या है? देखो कॉन्सेप्ट से समझना, अगेन वही बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बहुत मजे से क्लियर हो जाएगा। लेबर एंड ओवरहेड, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड। कॉन्सेप्ट समझना, बहुत प्यार से चीज समझ में आ जाएगी। ओपनिंग WIP क्या है? ओपनिंग WIP क्या है? जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का ही प्रीवियस पीरियड का बचा हुआ प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। मतलब ये ओपनिंग WIP वो है जिस पे इस प्रोसेस में काम हो रहा था, पीरियड एंड हो गया, काम कंप्लीट नहीं हुआ। यानी ये वो मटेरियल है, ये वो यूनिट्स हैं who are such are under process remain at the end of the previous period। जो पिछले साल, पिछले पीरियड में अंडर प्रोसेस रह गई, कंप्लीट नहीं हुई, उसे लेकर आए हैं हम इस साल इस प्रोसेस के अंदर कंप्लीट करने। सेम प्रोसेस की है ये, यानी प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग WIP है ये उसी प्रोसेस का पिछले साल, बोलना शुरू कर देता हूं, ये उसी प्रोसेस का पिछले साल का क्लोजिंग WIP है, जिसपे पिछले साल कुछ काम हो चुका है, उसे इस साल इस प्रोसेस में लेकर आए हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट। तो उस पे हम कुछ काम करेंगे। हम इक्विवेलेंट यूनिट किस बेसिस पे निकालते हैं? हमने कितना काम किया इन करंट पीरियड। तो ओपनिंग WIP पे करंट पीरियड में
कितना काम करोगे? जो पिछले साल हो चुका उसके बाद उसे कंप्लीट करने के लिए जितना काम और करना है वही तो करूंगा। यदि मैं पिछले साल 100% मटेरियल उस WIP में डाल चुका था, क्या अब इस साल उस ओपनिंग WIP पे मुझे और मटेरियल लगाना है? नहीं। तो इस साल रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक पे कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगा? 0। मैं पिछले साल क्लोजिंग WIP को बनाने में 70% लेबर लगा चुका हूं, तो इस साल उस ओपनिंग WIP पे कितना लेबर लगेगा? 30% लगेगा। क्लियर हुआ? ओपनिंग WIP पे इस साल कितना काम होगा जो पिछले साल होने से रह गया? रिमेनिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, उतना ही काम करेंगे इस साल। मुझे तो इसी साल का इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है ना यार। इस साल कितना काम हुआ, क्योंकि जो कॉस्ट मेरे सामने आ रही है वो कौन से साल की है? इस साल की। उसको मुझे डिवाइड करना है इसी साल की इक्विवेलेंट यूनिट से। उस कॉस्ट की कैलकुलेशन में इन WIP यूनिट्स पे कितना काम हुआ, उस कॉस्ट की कैलकुलेशन में उस कॉस्ट के अंदर WIP पे कितना काम हुआ होगा? रिमेनिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर। इज इट क्लियर? अब मटेरियल 1 तो 100% प्रीवियस ईयर में लग चुका होगा, क्योंकि मटेरियल 1 क्या है? पिछले प्रोसेस का रॉ मटेरियल। अरे भैया, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग WIP है वो मेरे प्रोसेस का है ना, आया कहां से था? पिछले। तो पिछले प्रोसेस का तो मटेरियल पूरा ही लग के आया होगा मेरे पास। यदि उस ओपनिंग WIP में मटेरियल के रेस्पेक्ट में कुछ भी कमी बची है तो वो मेरी तरफ से बची होगी या पिछले प्रोसेस की तरफ से? वो तो मेरा रॉ मटेरियल ही है ना। उसमें मटेरियल 1 तो 100% लग के आया होगा ना। मटेरियल 1 तो उसमें 100% लग के आया होगा ना। वहां तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं ये बोलूं रिमेनिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर में भी रिमेनिंग नहीं था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जब वो यूनिट्स आपके घर में घुसी, आपके प्रोसेस में घुसी, तभी पूरी होके आई थी। आपका काम अधूरा रहा होगा, आपके प्रीवियस प्रोसेस का काम तो पूरा होके ही आया होगा। यानी नील। यानी मटेरियल 1 पे ओपनिंग WIP का 0 होगा। रिमेनिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर में रिमेनिंग या प्रीवियस ईयर में पूरा ही काम हो चुका था। तो इस साल मटेरियल 1 पे कितना? मटेरियल 1 पे तो सर ओपनिंग WIP हो काम कर ही नहीं सकते हम। मटेरियल 1 पे तो हम काम कर ही नहीं सकते, वो तो हम, हाँ, प्रोसेस से। तो प्रोसेस आप लोगों के कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको 2 पार्ट में और अलग से बता देंगे। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मैं प्रोसेस 1 की बात कर लेता हूं अभी, मिडिल प्रोसेस की बात अलग से ही करेंगे। चलिए, ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP पे इस साल कितना होगा? किसने बोला कि मटेरियल पूरा लग गया होगा? क्यों जरूरी है? पिछले साल मटेरियल पूरा लगा दिया मैंने। ऐसे कैसे पड़ा होगा? मैं आपको बोलता हूं, मैं शूज बना रहा था। मेरे लास्ट ईयर 200 पेयर ऑफ शूज में से 200 शूज अभी भी अंडर प्रोसेस है, जिसमें एक लेग का काम हो चुका है। तो वो जो मेरा क्लोजिंग WIP है उस पे मटेरियल कितना लगा? 50% लग चुका है। बाकी 50% कब लगेगा? इस साल लगेगा। इस साल कितना काम होगा? पिछले साल से बचा हुआ। ओपनिंग WIP की डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा क्या होगी? रिमेनिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर।
पीरियड लिख देते हैं, रिमेनिंग फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। नहीं रखना है, लॉजिक समझ में आ गया ना। मटेरियल ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मटेरियल डिग्री ऑफ कंप्लीशन 80%। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आया है वो पिछले साल 80% कंप्लीट हो चुका था, 20% बाकी था जो इस साल कंप्लीट हुआ होगा। तो यहां पे उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या लेंगे? सबकी सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। चलो ओपनिंग हो गया। दूसरा कंपोनेंट, यूनिट्स के कंपोनेंट निकाल रहा हूं मैं कि जो मेरे पास यूनिट्स होती हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उन्हीं की तो इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी है। दूसरा कंपोनेंट, इंट्रोड्यूस्ड एंड completed during the year और period, वो यूनिट्स जो हमने इसी साल बनाना शुरू की और इसी साल कंप्लीट भी कर दी, उन पे इस साल कितना काम हुआ होगा। या जो यूनिट इस साल बनाना शुरू की और इसी साल कंप्लीट भी कर दी है, तो इसी साल तो आपने सारी कॉस्ट लगाई होगी, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100%। उस पर 100% काम हुआ है इस साल, मटेरियल हो, लेबर हो या ओवरहेड हो, उस पर 100% काम इसी साल हुआ है। थर्ड कंपोनेंट, नॉर्मल लॉस यूनिट। नॉर्मल लॉस यूनिट्स पे कितना काम हुआ होगा इस साल? सर नॉर्मल लॉस से तो प्राइस इन्फ्लेट की जाती है, उसकी यूनिट्स माइनस ही कर दी जाती है। तो जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेने की बात आ रही है, जब इक्विवेलेंट यूनिट लेने की बात, तो कुछ मत लो। इन्फ्लेट कैसे करोगे? यदि यूनिट ले लोगे तो उस यूनिट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इसलिए नॉर्मल लॉस मान के चलते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड ही डिसाइड हो जाता है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन निल। मतलब पे कोई काम नहीं हुआ। लॉजिकली ये लाइन बोलना गलत होता है कि इस पे कोई काम नहीं हुआ, ये लाइन बोलना ज्यादा करेक्ट है, ये तो माइनस करना ही पड़ेगा। ये तो कैलकुलेट करते हैं तो भी यूनिट माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्राइस को क्या करना है? इन्फ्लेट। यदि मैं इसकी यूनिट ले लूंगा तो प्राइस इन्फ्लेट ही नहीं हो पाएगी, इसलिए नॉर्मल लॉस को तो हमेशा निल लेना है। वो वैल्यूएशन में जाएगा स्क्रैप वैल्यू, लेकिन यूनिट की कैलकुलेशन में तो निल यूनिट्स रखनी पड़ेंगी, वरना ये यूनिट का पार्ट बन जाएगी, और यूनिट का पार्ट बन गई तो कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। फिर उस कॉस्ट का क्या करूंगा? वो इन्फ्लेट नहीं हो पाई, उसको कहां ले जाऊंगा? नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, जो यूनिट एबनॉर्मली लॉस्ट हुई इस साल, उस पे कितना काम हुआ होगा, डिपेंड करता है कि एबनॉर्मल लॉस मैंने आइडेंटिफाई कब किया। पूरा मटेरियल डाल दिया था सर, 60% लेबर लग चुकी थी, 40% ओवरहेड लग चुके थे, और जा रहा था बेल्ट पे वो टॉय बनता हुआ, एकदम उठा के देखा, ये डिफेक्टिव है, साइड में डालो, लॉस हो गया। 100% मटेरियल लग चुका था, 60% लेबर लग चुकी थी, 40% एक्सपेंसेस लग चुके थे, तब जाके आइडेंटिफाई हुआ, काम तो हुआ। इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीट गिवन, वो बताएंगे कि हमने ये एबनॉर्मल लॉस कब पता किया। सर नहीं दी तो, मतलब अजीब सी सोच रहा हूं, नहीं दी तो नॉर्मली तो बताना उन्हीं को पड़ेगा यार, नहीं बताया तो 100%, पूरा 100% ये मानेंगे। एंड में पता चला, जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया, इंस्पेक्शन हो रहा था, तब पता चला कि ये बेकार है, तो गिवन, अदरवाइज 100%।
एबनॉर्मल गेन, इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है? सोचो, एक एक करके सोचो, सोचो सोचो सोचो। मतलब प्रोड्यूस हो गई कि क्या होती है? हाँ 2 मिनट। क्यों? बाकी सब प्रोडक्ट्स की नहीं बोलना है, आंसर देना है 100%। करेक्ट, वेरी गुड। एबनॉर्मल गेन कब पता चलता है? होता क्या है, जब एक्चुअल प्रोडक्शन एस्टिमेटेड से जा, अरे प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, ये पता चला है प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है। अब ये जब पता चला है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, मतलब प्रोडक्शन तो हो गया है, और यदि हो गया है तो उस पर 100% काम भी हो ही गया होगा ना, तभी तो पता चला प्रोडक्शन हो गया है। इसलिए इसकी हमेशा कोई चांस ही नहीं है कुछ और होने का। व्हाट अबाउट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी? अगेन डिपेंड कि वो कौन सी स्टेज पे बचा हुआ है, तो इसकी भी होगी हमेशा गिवन। नहीं, गिवन हो तो मेरे और कोई चॉइस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में गिवन होना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इससे निकलेगी हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसके लिए हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। आएगी तो इनपुट में 300 पूरी, हमने माना था 150 कैलकुलेशन के लिए। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितनी यूनिट कहलाएगी? अब उसका इक्विवेलेंट कितना लोगे? हाँ, 150 के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली ना, कि पिछले साल यदि 50% काम कंप्लीट हुआ, तो पिछले साल का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 150 इक्विवेलेंट यूनिट था। तो इस साल बचा हुआ, बचा हुआ, बचा हुआ, वापिस आ रहा हूं, पिछले साल 500 यूनिट डब्ल्यूआईपी में थी, पिछले साल 80% काम हो गया, क्लोजिंग कितना लिया? 500 यूनिट को 80%, कितनी इक्विवेलेंट यूनिट? 400। इस साल कितनी होंगी? 100 बची हुई। 400 यूनिट के बराबर काम पिछले साल हो गया, तो पिछले साल की कॉस्ट में गया, वही 500 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में आया, लेकिन इस साल उन 500 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे 100 इक्विवेलेंट यूनिट का काम बाकी है, तो इस बार जीरो। सबसे पहले यहां आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, इनपुट यूनिट्स, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस,
नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP, और यदि एबनॉर्मल गेन है तो लेस हो जाएगा, इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा। क्या? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, इनपुट और आउटपुट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। सर एबनॉर्मल गेन तो डेबिट में जाता था, तो माइनस कर दिया मैंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। क्लियर? इन सब की लेंगे डिग्री ऑफ। नॉर्मली मटेरियल की अलग होती है, लेबर एंड ओवरहेड की नॉर्मली सेम होती है, और ये अलग अलग होगी तो अलग कर देंगे। यहां लाएंगे उनकी यूनिट्स, सॉरी, यहां लाएंगे उनकी डीओसी, और यहां लाएंगे उनकी इक्विवेलेंट यूनिट, डीओसी इक्विवेलेंट यूनिट। कोई डाउट? अब समझा रहा हूं वो समझना। इनपुट आया ओपनिंग जितना, ड्यूरिंग द ईयर भी और इनपुट डाला, मिलके टोटल इनपुट, जिसमें से कंप्लीटेड नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर दी गई। जो भी यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होंगी, जो भी यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होंगी, वो पूरी बनने के बाद ट्रांसफर होंगी। जो भी यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होंगी, वो पूरी बनने के बाद ट्रांसफर होंगी। यानी वो 100% कंप्लीटेड है, समझना, यानी वो 100% कंप्लीटेड है। ये जो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हो रही है, ये 100% कंप्लीटेड तो है, पर ये कौन सी वाली है? हाँ, ये कौन सी वाली है? ये ओपनिंग वाली है या इंट्रोड्यूस्ड वाली है? सर यदि हम फीफो लेते हैं तो इसमें ओपनिंग वाली भी होंगी, इंट्रोड्यूस्ड भी होंगी, है ना? इसमें ओपनिंग वाली भी होंगी, ओपनिंग वाली पूरी होंगी, और जो बची हुई है वो इंट्रोड्यूस्ड में से होंगी। फीफो पहले ओपनिंग वाली जाएंगी, फिर करंट ईयर वाली जाएंगी। ओपनिंग वाली की डीओसी क्या होगी? लास्ट ईयर से बची हुई। और इंट्रोड्यूस्ड वाली की कितनी होंगी? 100%। क्या इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग से लिखूं? नहीं सर, ये दोनों की मिला के बनेंगी, उसका अलग से नहीं है। इसके दो कंपोनेंट हैं, इसमें एक पार्ट ओपनिंग वाला है और एक पार्ट इंट्रोड्यूस्ड वाला है। हमने ओपनिंग वाले की अलग से निकाल ली, इंट्रोड्यूस वाले की अलग से निकाल ली, तो इसको क्यों कंसीडर कर रहे हो? कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। इसको क्यों कंसीडर कर रहे हो? भाई ये 100 यूनिट है मान लो, ये 500 यूनिट है, 500 में से 100 यहां से और 400 यहां से। मैं 100 और 400 की कैलकुलेशन अलग अलग कर रहा हूं, तो 500 की वापस थोड़ी करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। समझ में आ गई बात आपको? नॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस की,
गिवन, क्लोजिंग की गिवन, इसकी 100%, ये ऊपर बात कर चुके हम सारी। उससे मिल जाएंगी हमें EU फॉर मटेरियल, EU फॉर लेबर एंड ओवरहेड, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड। कोई डाउट? लिखने को मना किया तो कुछ तो और आने वाला है। हाँ, तो लेकिन फीफो नहीं होता, फीफो मेथड नहीं होता तो मुझे नहीं मालूम सर ये जो ट्रांसफर यूनिट्स हैं ये इसमें से है या इसमें से, क्योंकि फीफो नहीं, वेटेड है। मैं तो दोनों को मिला के 100% कंप्लीट हो गई है ये मान रहा हूं। वेटेड में तो यही होता है, वेटेड में ओपनिंग और इंट्रोड्यूस अलग अलग जोड़ दो, मिला दो, आउटपुट देखो पूरा है। उस केस में यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां 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 कहीं कुछ, डायरेक्टली दोनों को ऐड करके इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि अब इसके दो पार्ट नहीं कर रहा हूं मैं, मिला दिया, मिला दिया तो जो भी ट्रांसफर हो रही है वो पूरी कंप्लीट होके ही ट्रांसफर हो रही है, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100%। कॉस्ट निकालते वक्त बात करेंगे अभी, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100% ही होगी। मैं मिला के नहीं ले रहा था, अलग अलग कर रहा था, तो फिर मैं ओपनिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन और इंट्रोड्यूस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग अलग कर रहा था। जब मैंने अलग कर ही नहीं सकता, मिक्स है, बनती जा रही थी, बनती जा रही थी, बन के और आ गई इसमें, ओपनिंग वाली भी इसी में है और इंट्रोड्यूस वाली भी इस मिक्स हो गया, तो मैंने टोटल को कर दिया 100%। ये हो गया वेटेड एवरेज मेथड। जब हम फीफो पे जाएंगे तो हम ओपनिंग और इंट्रोड्यूस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग अलग लेंगे और ट्रांसफर की नहीं लेंगे। जब हम वेटेड पे जाएंगे तो हम ट्रांसफर को 100% लेंगे, ओपनिंग और इंट्रोड्यूस्ड को कंसीडर नहीं करें, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है इसमें ओपनिंग का कितना है और इंट्रोड्यूस का कितना है, मेरे लिए दोनों मर्ज हो गई। गॉट इट? नीचे एक लाइन लिख दो। तो ये मैंने जो स्टेटमेंट बनाया है किस बेसिस पे बनाया है अभी? ये फीफो बेसिस पे बनाया। यहां हमने अभी तक जो बात है फीफो से बात की, सब वो सब सेम है, सिर्फ वही में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ उस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वाले पार्ट का ही आएगा। आज में कई चीजें मिसिंग हो सकती है। क्लोजिंग आया, इनपुट आउटपुट की टोटल एक होनी चाहिए, बैलेंस से क्लोजिंग पता चल जाएगा, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सब पता चल जाएगा। तो ये हमने बनाया है फीफो से, तो ये सब डिग्री ऑफ कंप्लीशन स्टेटमेंट में डाल दो फीफो से, डालने की जरूरत नहीं है, ये तो हम ऊपर लिख चुके हैं। लीफो का कोई चांस नहीं। देखो फीफो में ये वाली पूरी की पूरी यहां ले ली, एक एग्जांपल दिखाता हूं। 500 ओपनिंग आया, 4500 इंट्रोड्यूस किया, 4000 कंप्लीट हो गया, 4000 नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हो गया, 4000 आउटपुट है, 4000 आउटपुट है दैट हैज बीन ट्रांसफर टू द
नेक्स्ट प्रोसेस, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर ये 4000 कौन सी? डिपेंड ऑन मेथड। फीफो है सर हमारा, तो इसमें से डेफिनेटली 500 तो ओपनिंग वाली होंगी और बाकी 3500 इसमें से होंगी, इंट्रोड्यूस में से। और जो ओपनिंग है उसकी डीओसी रिमेनिंग लेंगे, 3500 इंट्रोड्यूस में से है उसकी डीओसी 100% लेंगे। इस 4000 का कुछ, सर ये 4000 का हो गया ना दो पार्ट, ये तो टोटल है, ये तो टोटल में आ जाएगा यहाँ पे। बात क्लियर है? नहीं सर, हम वेटेड ले रहे हैं। वेटेड ले रहे हो तो सर मुझे नहीं मालूम ये 4000 कौन सी है। मेरे लिए तो 4000 ही पूरी है और यही 4000 मेरे लिए 100% है, मुझे ये नहीं मालूम। दैट इज द डिफरेंस इन फीफो एंड वेटेड। कौन से स्टेज पे? स्टेप बता दिया मैंने। स्टेप वन डिफरेंस क्या है वेटेड और फीफो में? फीफो में ट्रांसफर को दो पार्ट में तोड़ देना है और वेटेड में ट्रांसफर को अकेला लेना है। ठीक है, तो यदि वेटेड यहीं से समझ के चलना है तो यहीं पे नोट डाल दो। इन केस ऑफ वेटेड मेथड, in case of weighted method, transfer to next process, in case of weighted method, transfer to next process will not be divided, transfer to next process will not be divided in two separate component, that is opening and introduced. In case of weighted method, transfer to next process will not be divided in two different component, that is opening WIP and introduced. But नहीं, it will not be divided in two different component, opening and introduce, and it is considered as a whole. It is considered as a whole. DOC of 100%. It is considered as a whole with DOC of 100%, with degree of completion of 100% in all respect. Are we good? दोनों मेथड साथ में लेके चल रहे थे, कंपैरिजन भी आ जाएगा, चीजें समझ में हर स्टेप पे चेंज होगा दोनों मेथड के केस। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। नाउ कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, बट कंपोनेंट वाइज।
मटेरियल कॉस्ट सबसे पहले, मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट तो गिवन होगी ना। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट गिवन होगी, मटेरियल कॉस्ट ली, इक्विवेलेंट यूनिट ली और कॉस्ट पर यूनिट निकाल दिया। मटेरियल कॉस्ट कौन सी वाली, कौन सा मटेरियल, जो इस साल इनपुट किया, इनपुट वाला कॉस्ट लेना है, लेस भाई हमें पता है ना इन्फ्लेट करना है, वो तो इन्फ्लेट तो हमने वहां यूनिट ना लेके कर दिया, लेकिन यदि उसकी स्क्रैप से कुछ रिकवरी हुई है, प्रोसेस का क्रेडिट साइड, यूनिट तो क्रेडिट साइड पे इस अकाउंट इस स्टेटमेंट में डाल दी, क्रेडिट साइड में जो वैल्यू आई थी वो कहां से आएगी, वो माइनस कर दिया, इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट लिखेंगे, यू लिखेंगे, कॉस्ट को यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। कोई डाउट? कंपोनेंट 1, कंपोनेंट नंबर 2, लेबर, लेबर की यू, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड टोटल कॉस्ट पर यूनिट। हर कंपोनेंट की कॉस्ट उठाओ, उसको उसकी यू से डिवाइड करो, कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो। बस एक चीज ध्यान रखनी है, नॉर्मल लॉस यदि है तो उसका स्क्रैप वैल्यू लेस होगा मटेरियल में से। नहीं हो सकता बेटा, हम मिडिल प्रोसेस की बात ही नहीं कर रहे, हम फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अभी मैंने मिडिल प्रोसेस को इसीलिए छोड़ दिया। अब यहां चेंज, ये कब, जब फीफो मेथड था। वेटेड में क्या चेंज आएगा सर? वेटेड में हमने यूनिट्स ओपनिंग की और इंट्रोड्यूस की मर्ज कर दी है। जब यूनिट मर्ज कर दी है तो कॉस्ट भी मर्ज करनी पड़ेगी। यहां मैं ओपनिंग और इंट्रोड्यूस को अलग लेके चल रहा हूं, तो ओपनिंग की कॉस्ट अलग से ले आऊंगा, इंट्रोड्यूस की अलग से निकाल लूंगा। ये मैं किसकी निकाल रहा हूं? इंट्रोड्यूस की। लेकिन जब मैं वेटेड लेके आ रहा हूं तो मेरे लिए ओपनिंग और इंट्रोड्यूस अलग अलग नहीं है, तो मुझे कॉस्ट भी मर्ज करनी पड़ेगी। नोट डाल दे वेटेड के लिए, वेटेड का काम नोट से ही निकाल देंगे अपन, अलग से स्टेटमेंट काय को बनाने का है। वेटेड के लिए नोट डाल दे, इन केस ऑफ वेटेड मेथड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, cost of different element, that is material, labor and overhead of opening WIP। भाई ओपनिंग WIP आया, यूनिट आया, उसमें कितना मटेरियल का कॉस्ट लगा हुआ आया, कितना लेबर लगा हुआ आया, कितना ओवरहेड लगा हुआ आया, आया होगा ना। 400 यूनिट ओपनिंग से आई है एट कॉस्ट ऑफ 5000, दैट 5000 इज 3000 मटेरियल, 1000 लेबर, 1000 ओवरहेड। material, labor and overhead cost of opening stock will be
added to the cost of introduced component, added to the cost of introduced component of cost, add to the will be added to introduced component of cost individually. मटेरियल में मटेरियल का ओपनिंग ऐड हो जाएगा, लेबर में लेबर का ऐड हो जाएगा, ओवरहेड में ओवरहेड का ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो कॉस्ट हमने ली किसकी ली थी? सिर्फ इंट्रोड्यूस की। फीफो में सिर्फ इनपुट लिखा ना मैंने, सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर वाली कॉस्ट थी ये सारी, लेकिन वेटेड होगा तो ड्यूरिंग द ईयर की कॉस्ट में ओपनिंग कॉस्ट भी कंपोनेंट वाइज ऐड कर दी जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर की कॉस्ट में ओपनिंग की कॉस्ट कंपोनेंट वाइज ऐड कर दी जाएगी। ये मटेरियल था इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इसी मटेरियल में ऐड कर देंगे मटेरियल कैरिड फ्रॉम ओपनिंग। ये लेबर था इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इसी लेबर कॉस्ट में ऐड कर देंगे लेबर इंक्लूडेड इन ओपनिंग। ये ओवरहेड था इस साल का लगा हुआ, उसी में ओवरहेड ऐड कर देंगे जो ओवरहेड कैरी होके आया है किसमें? ओपनिंग में। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा ओपनिंग ही इंट्रोड्यूस के साथ मर्ज कर दिया। जब यूनिट मर्ज कर दी तो कॉस्ट भी मर्ज करनी पड़ी कंपोनेंट वाइज। बट इसके लिए क्या चाहिए? ओपनिंग के कंपोनेंट वाइज कॉस्ट मेरे पास होनी चाहिए। यदि ओपनिंग की वो टोटल कॉस्ट दे देगा तो मैं वेटेड लगा ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। तो मैं, क्योंकि मैं कंपोनेंट वाइज मर्ज नहीं कर सकता, तो मैं वेटेड काम में ही नहीं ले सकता। गॉट इट? स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेप 3 सॉरी, वैल्यूएशन of different component। वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। अब डिफरेंट कंपोनेंट के वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। किस किस का वैल्यूएशन करना है? वैल्यूएशन सर, जो यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस को गई उसकी वैल्यूएशन चाहिए, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन चाहिए, जो एबनॉर्मल लॉस है उसका वैल्यूएशन चाहिए। इसमें क्या दिमाग लगाना? क्लोजिंग WIP की जो कॉस्ट आई इस पे वैल्यू कर दो, कुल मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले जो काम की बात है उस पे करूंगा, ट्रांसफर टू, हाँ इक्विवेलेंट कर दिया ना बेटा। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट पर यूनिट पे। हाँ मालूम है, हाँ। एबनॉर्मल कॉस्ट का वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट पर यूनिट पे। कॉस्ट पर यूनिट ले आए ना, अब वैल्यूएशन तो उसी पे करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस,